एनडीए ने जब मुर्मू के नाम का अनाउंसमेंट किया, तब उस वक्त उसके पास 49% वोट था, 49 पॉइंट समथिंग। उसके बाद कुछ पार्टियों ने उसको सपोर्ट, मुर्मू के कैंडिडेचर को सपोर्ट करने का ऐलान किया। बीएसपी, जेडीएस, जेएमएम, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। उसके बाद मुर्मू के पक्ष में वोट उतना हो गया था जो मोर देन कंफर्टेबल मेजॉरिटी था। अब मेरा प्रश्न यहां से शुरू होता रहा साहब, जब हमारा कैंडिडेट आराम से जीत रहा है, तो कोई वोट की जुगाड़ करने में तो मेहनत नहीं करेगा? फिर जीत ही रहा है अच्छे से, उतने दल आई गए थे साथ में। फिर ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या ये भाजपा के डायरी में अपना नाम लिखाने की होड़ है, जो लगभग हर राज्य में हमको दिखाई दी और राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों में भी दिखाई दी? राव साहब। अमिताभ भाई, भाजपा अपना मूल चाणक्य कौटिल्य में खोजती है जी, और कौटिल्य की कुटिलता भारतीय जनता पार्टी में भरी पड़ी है। उनका मकसद ये था इस चुनाव से जी, संसद को परेशान करने वाले विपक्ष को कमजोर साबित करने के लिए तोड़फोड़ की जाए। वरना बताइए, 17 सांसद अपने मोर्चे के खिलाफ वोट दे, उम्मीदवार के खिलाफ वोट दे। इतना यशवंत सिन्हा गली गली खोज रहे थे, मिल रहे थे, वोट मिलेंगे वोट मिलेंगे, 17 वोट कट के बैठे बैठे। और दूसरी प्रतिक्रिया अमिताभ भाई, पहली जो कैजुअलिटी हुआ, क्या वो पहली कैजुअलिटी, वो बंगाल की शेरनी ने कह दिया हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? अरे विपक्ष एक है, लड़ रहे हो, सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी हो गया है विपक्ष के लिए, तो उपराष्ट्रपति को वोट तो कम से कम दिखाओ, तो इतनी शक्ति है। वो भी नहीं किया। तो आखिर मकसद क्या है? मुझे लगता है डीमोरलाइज ऑपोजिशन है, ये बहुत कमजोर हो गया है। इसको जोड़ने के लिए फिर से प्रयास करना होगा, किसी नए नेता को आना पड़ेगा। मैं तो शुरू से लिखता रहा अमिताभ भाई कि यशवंत सिन्हा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जब हार निश्चित है तो संजीव रेड्डी दोबारा जो चुने गए थे निर्विरोध हो जाते। हमारे तेलुगु में कहावत है अमिताभ भाई, एक हृष्ट पुष्ट आदमी बैठ के सफेद लुंगी पहन के धमका रहा है कि मारूंगा मारूंगा, उठता नहीं है। उठेगा तो पता चल जाएगा वो लगड़ा है, कैसे उठेगा वो? तो यही हालत विपक्ष की आज हो गई, उस लगड़े की जैसे, जो अपने धोती से कमर के पैरों को दिखा रहा है हम सबल है। यही हालत हो गई। अगर इतनी बुद्धि होती, थोड़ा कौटिल्य की बुद्धि होती इन लोगों में, तो भाजपा का मुकाबला करते ये लोग और चुनाव न लड़ते, उपराष्ट्रपति के लिए कंसंट्रेट करते। अब आप सोचिए, आप तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, देख चुके हैं, इतिहास के गवाह रहे आप अमिताभ भाई, क्या यशवंत सिन्हा मुकाबले में खड़े हो सकते थे? इनका और एक आदिवासी का कोई मुकाबला है? इन आदमी ने क्या कुर्बानी दी, क्या त्याग दिया इन्होंने? अरे एक मामूली से पार्टी वर्कर खड़ा कर देता है कांग्रेस पार्टी, तब भी जीतते। ये कभी जेल गए, कभी ये लड़े, लोकनायक जयप्रकाश के साथ रहे, उनका फायदा उठाते रहे, कभी क्या किया? तो एक मुकाबले में उम्मीदवार कहाँ था? था ही नहीं। ठीक बात राव साहब। मैं जो राव साहब ने सवाल खड़ा किया उसी को थोड़ा सा रिफ्रेम करके ओंकार नाथ जी के पास चलूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि वो ही है। ओंकार जी, दुर्घटनाग्रस्त और कमजोर मनोबल के साथ विपक्ष 1.5-2 साल बाद आम चुनाव के महासमर में उतरेगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव का जो ट्रेलर है ये विपक्ष की सेहत के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए, उसके सेंसेक्स के लिए, कोई भी शब्दावली इस्तेमाल करें, अच्छा नहीं रहा। वो लोग मतलब अनावश्यक लोग भाग गए, जो नहीं भी भागते तो भी परिणाम यही आता, यशवंत सिन्हा हारते। मान लीजिए 105 विधायक क्रॉस वोट नहीं करते देश भर में, तो भी यशवंत सिन्हा हारते। फिर क्यों हुई क्रॉस वोटिंग?
17 एमपीज अगर क्रॉस वोट नहीं करते तो भी मुर्मू जीतती। पार्टियों का ही बहुमत इतना हो गया था। मतलब अस्त व्यस्त विपक्ष ऐसा परिस्थिति लेके जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। ओंकार जी, सबसे पहले तो मैं देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को हार्दिक बधाई देता हूं जी, और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि देश की जो देश के लोगों ने विश्वास दिया है उसको वो खरा उतरने का प्रयास करें जी, कि संविधान की वो संरक्षक हैं, लोकतंत्र के संरक्षक हैं, सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और कई ऐसे अवसर आते हैं उस समय राष्ट्रपति को निर्णय लेना पड़ता है कि क्या किया जाए। जैसे आपको याद दिला दें, जब वेंकट रमन साहब प्रेसिडेंट थे तो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऐसे दल के नेता को बुलाया जिसका लोकसभा में बहुमत नहीं था। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे और नवासी मोहसिन। इसी तरह से नीलम संजीव रेड्डी जी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और अध्यक्ष बने थे और बीच में जनता पार्टी का डिवीजन हुआ था तो चौधरी चरण सिंह को उन्होंने बनाया था। ऐसे ही 96 में जब किसी पार्टी का बहुमत नहीं था तो 16 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे बड़े दल के रूप में उनको न्योता दिया था कि अपना बहुमत सिद्ध करें। तो ये बहुत से ऐसे क्षण होते हैं जिस समय राष्ट्रपति का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण होता है और मैं समझता हूँ किसी भी निर्णय में राष्ट्रपति कभी आलोचना नहीं की गई। देश ऐसा ही विश्वास उनसे भी रखना चाहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैसा करेंगे। ठीक। यहाँ तक हमारे विक्रम राव भाई साहब ने कहा कि यशवंत सिन्हा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। भाई क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? यशवंत सिन्हा को 3,80,174 वोट मिला है और मुर्मू जी को कुल वोट का 64% मिला है, जबकि इतने लोगों ने उनके साथ किया। और उसके अलावा उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कोविंद जी हुए थे तो उनको 65.6% वोट मिला था, जबकि उस समय सांसद इतने नहीं थे लोकसभा में, फिर भी उनका परसेंटेज आता था, मुर्मू जी का परसेंटेज कम है। तो ये कहना, और सबसे अधिक वोट जो है जब ये प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट हुई तो भैरव सिंह शेखावत 3,31,000 मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा था और उनसे तो क्या कहते हैं कम वोटिंग को नहीं मिला है, 2-3 हजार का फर्क है। तो इसलिए ये कहना कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं इसको मानने को तैयार नहीं जी। तो चुनाव लोकतंत्र का की परंपरा है और देखिए सन 52 से लेके और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ 77 को छोड़ के कि राष्ट्रपति का चुनाव न। खाली नीलम संजीवा रेड्डी जी का चुनाव हुआ था 77 में, ठीक जब उन्होंने पर्चा किया था। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, बाकी मेहमानों से टिप्पणी ले लो। आप इतिहास में चले गए। मूल प्रश्न ये नहीं था, मूल प्रश्न किसको कितना वोट मिला, मूल प्रश्न था देश का कोई सूबा बचा नहीं जहां विपक्ष से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। अरे आप पर भाई मेरे गलती हो गई, आपसे सवाल पूछ लिया, नहीं पढ़ता तो अच्छी बात है, फिर तो वैसे कहता। बात सुन लीजिए, इतनी चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि अब ये देख लीजिए कि जो लोग ये इन्होंने प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि भाई परसेंटेज हमारा 65 से बढ़े, वो नहीं बढ़ पाया। उसके लिए उन्होंने जो भी साम दाम दंड। जैदी साहब, कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अलहदा कर दो तो भी 127 वोट मिलना चाहिए थे यशवंत सिन्हा को, मिले 111, बाकी कहां गए? बाकी लुलू माल देखने गए थे क्या जयदी साहब? बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। आप मुझे चर्चा का हिस्सा जी बनने के लिए। जी। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के रूप में देश को जो राष्ट्रपति मिला है उसकी बहुत बहुत बधाई जी देश के सभी लोगों को। और ये उम्मीद जो अभी कहा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो मैं उनका समर्थन करता हूं कि राष्ट्रपति बन जाना देश के एक बहुत बड़ा गरिमामय पद है, जिसमें हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का और लोकतंत्र के भावों की रक्षा रहे और लोकतंत्र बचा रहे। इसी के ही रूप में श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति जी को कार्य करना चाहिए।
देश की अच्छा, एक 100 से करोड़ मीसम की जी, एक मिनट जिम्मेदारी और भाई, आकांक्षाएं। एक बात आगे, बधाई हो गई, बधाई लंबी मत करो, बधाई हो गई, एक ही बार में हो गई बधाई। अखिलेश यादव ने दे दी, सोनिया जी ने दे दी, तो फिर अब कहा अच्छी आगे बधाई। जी, जी। एक में बात जी, सुनो, जी। बात सुनो भाई, बात सुनो। आपने कहा कि लोकतंत्र पर, कहा कि भाई लोकतंत्र स्वस्थ रहे, खाया पिया रहे, मजबूत रहे, ठीक बात है, यही बात ओंकार जी भी कह रहे थे, ठीक, कि लोकतंत्र अच्छा रहे और लोकतंत्र की मर्यादा बची रहे, और दिस ना। यशवंत सिन्हा आपके जो उम्मीदवार थे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम हार गए तो समझ लीजिएगा लोकतंत्र खत्म हो गया भारत से, उसकी शुरुआत हो जाए, वो खत्म हो गया जी, लोकतंत्र की को गढ़गंगा में फिर ढूंढना पड़ेगा, प्रभावित हो जाएगा वो। क्या आप ऐसा मानते हैं मीसम जैदी, समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है? यशवंत सिन्हा तो अब हार गए, अब तो दोबारा तो हारेंगे नहीं, और ठीक ठाक हार गए, ठीक, तो क्या उनकी बात के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी की, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया यशवंत सिन्हा के हारने का मतलब? कांग्रेस के समझ ध्यान नहीं है, नहीं उनसे भी पूछते, दोबारा हम पूछेंगे, आप बताओ फिलहाल। देखिए अमिताभ जी। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और आपको हमसे ज्यादा ज्ञान है। मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, लगातार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या भैया ना होती ना ना ना, चली आ आप ये रही है। ये प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस आपको करने लगते हो दोस्त, ना ना मेरे ना मीसम, मेरे बहस का एक तरीका है, मुझे उम्मीद है वो आपने जरूर देखा होगा, मुझे कहीं ना कहीं बहस करते हुए सुना होगा, है ना, बिल्कुल, उसी पर बिल्कुल, रहिए मैं दोस्त। आपको उधर सुनता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज होती है नेताओं की। यहां सिर्फ मैंने पूछा, आप, मेरा बड़ा मासूम सवाल, क्या समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा जी के इस बयान को इंडोर्स करती है कि मैं हारूंगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? तो समाजवादी पार्टी क्या ये घोषणा करती है कि भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई चूंकि यशवंत जी हार गए? यदि साहब नहीं, अभी नहीं आएंगे ओंकार जी आपके पास ना। हाँ देखिए, उनके कहने का भाव, हाँ। उनके 2 कहने सेकंड। का ना ना, अभी नहीं, अभी करते नहीं, एक सेकंड भी नहीं, नो, आधा सेकंड भी नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी आधा सेकंड भी नहीं, ना कुछ, हाँ मीसम जैदी ओनली। जी। स्वयं बधाई श्रीमती मुर्मू जी। जी देश की राष्ट्रपति हैं। आज वो जीतने के बाद जी। हम सब 125 करोड़ की और इस पूरे गणराज्य भारत वर्ष की राष्ट्रपति हैं। भाई देखो लिहाजा मीसम हम जैदी, उम्मीद रखते अब हैं कि बहस में लोकतंत्र ऐसी बचा बातों रहेगा। को जनता नहीं मगर सुनती। जिस तरह के भाव आ रहे हैं, जिस तरह की देखने को चीजें मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस तरह कहीं ना कहीं कहना उनका एक अपना व्यक्तिगत राय था, और कहीं ना कहीं उसको देखना चाहिए कि बाकी जिस तरह से चलो ठीक है बाबू, रुको भैया, रुको, सीधी लाइन तो लिया करो, या तो को नहीं, इसीलिए हालत हो गई कि कोई दरवाजा लग गया, कोई खिड़की। रुको भाई जयदी, रुकिए, अरे संघर्ष के लिए बनी और हम हमेशा संघर्ष करते आए, हम किससे डरते नहीं जयदी साहब, हैं। और संघर्ष हम करते रहेंगे। हम गरीबों का, मजलूमों का, हम दलितों का, वंचितों के लिए ये मैं समझ गया दोस्त, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की ठीक आवाज के लिए बनी। है, ये हमें- पार्टी हमें कार्यालय, इस तरह से कोई- जयदी साहब, हमें वाइस सिक्योरिटी मिल जाए, हमें जयदी जेल सिक्योरिटी साहब, मिल जाए, वो हमें किसी पाइप हालत की सिक्योरिटी परवाह वाले नहीं जवाब है। देंगे। अमिताभ जी, ठीक, हमने यार, हमको ना बताओ मित्र। अमिताभ, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके सवाल रखूं सामने, ताकि गांव देहात का आदमी भी समझ पाए, क्या यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया विपक्ष ने, इस बात पर मुझे नहीं लगता कि 1 लाख वोट भी पूरे देश में विपक्ष का बढ़े, टोटल देश भर में 1 लाख वोट भी, मेरा अनुभव कहता है ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आप रहे, इससे 10.5 से 11 करोड़ की आबादी में आपके खिलाफ एक मानस जरूर बन जाएगा। क्या ठीक बात है अमिताभ तिवारी? जी अमिताभ तिवारी जी, सही कह रहे हैं आप। यही मैं भी कहना चाह रहा था कि आपने एक बहुत बड़ी आबादी को नाराज कर दिया है उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके। जी। आप चुपचाप अगर समर्थन कर देते तो शायद जो नाराजगी है इतनी ज्यादा नहीं होती। जी। तो ऑपोजिशन क्या हो गया है कि अपना रोल समझ नहीं पा रहा है। सिर्फ अपोज करना ही ऑपोजिशन का काम नहीं होता। जहां पे सरकार अच्छा काम कर रही है उनके साथ कोऑपरेशन भी किया जा सकता है। ठीक बात। मैंने जानना चाह रहा हूं डोली शर्मा, ये मुझे बताइए कौन सा राज्य, कौन सा भूभाग भारत का ऐसा है जिसमें यशवंत सिन्हा के को कैंडिडेट बनाए जाने के ये विपक्ष के या कांग्रेस के निर्णय के बाद
10, 20, 50 हजार वोट भी बढ़ सकता हो एक। लेकिन जब इलेक्शन मोड में देश आएगा तो 11 करोड़ की आबादी में भाजपा ये बात कहेगी कि जब देश के इतिहास में पहली बार आदिवासियों से राष्ट्रपति बनने की बात आई तो कांग्रेस यशवंत सिन्हा को ढूंढ लाई। क्या करेंगी आप कांग्रेस? जी देखिए, भाजपा ने तो देश के असली मुद्दों से किनारा करके देश को धर्म, जाति, भाई चुनाव तो इसी पे लड़ना है, चुनाव यही लड़ना है डोली जी, चुनाव तो यही लड़ना है। जापान में तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। लेकिन बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं, महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं, आप बताइए। नहीं, आज हम भी नहीं करेंगे, आज माफी हम भी चाहेंगे, आज इन मुद्दों पर चर्चा उसके लिए फिर आपको बुलाएंगे। आज केवल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर ही बात करेंगे डोली, है ना, बाकी सब बाकी फिर कभी। हाँ, आज इसी पे चर्चा करना है। मैं समझना चाह रहा हूं कि आपके साथ पहले 2-4 आदमी तब भी थे इस चुनाव में, तो पता नहीं कैसे रणनीति आप लोगों ने बनाई कि जो 2-4 आपके सहयोगी थे वो भी भाग गए, जेडीएस भी चला गया, उद्धव चले गए। देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के ऊपर प्रेशर बनाया गया ये पूरे देश ने देखा है, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मैं एक बात कहूं डोली, कांग्रेस में संतोषी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आ गई इधर, नहीं मैं इतने समय से कोई बात पूछो वो कहते अब कोई बात नहीं, अब जो होना तो हो गया, अब क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा कहीं कांग्रेस अचानक, कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो अचानक से संन्यास की घोषणा कर दे। बेरोजगारी पर अगर पूरी पार्टी ही संन्यास की घोषणा कर दे, कोई होता है तो कांग्रेस ही आवाज उठाती है। अरे भाई आज महंगाई की चर्चा नहीं करने आए ना डोली जी, आज माफ करिए, ये रिटॉरिक मत क्रिएट करिए, इससे भी होता। आज का विषय भारत के नए राष्ट्रपति और उसके राजनीतिक संदर्भ, आज सिर्फ इतना विषय है। मैं समझना चाह रहा हूं देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनने का रास्ता खुला, कांग्रेस उसके विरोध में रही, ठीक, वो यशवंत सिन्हा को ढूंढ के लाए। हालांकि यशवंत सिन्हा भी क्या कांग्रेस के बारे में राय रखते थे वो छोड़ दीजिए। अब इसको और उदाहरण से समझा दूं आपको ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो, नहीं तो अभी आप कहेंगे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, मैं वो प्रमाण रख देता हूं सामने, ठीक जी। कपिल सिब्बल नाम के व्यक्ति जो अब आपकी पार्टी छोड़ गए, पहले वो नूरे चश्म थे, आंखों के तारे थे, ठीक। गांधी परिवार मानता था कि बुद्धि कहीं किसी के पास गिरी होगी तो कपिल सिब्बल से गिरी होगी तो किसी को मिली होगी, ठीक। वो बिना बैठे ठाले वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुन लीजिए मेरी बात धैर्य से, आपके आगे भी काम आएगी चैनलों में। और उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मी लॉर्ड 19 का चुनाव निपट जाने दीजिए, तब अयोध्या के मामले पर सुनवाई शुरू करिए। कोर्ट ने डांट के उनको भगा दिया, बोले चुनाव से हमसे क्या लेने देना। वो एक इंसिडेंट ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, पूरे देश में लुटिया डुबो दी, खत्म ही कर दिया कांग्रेस को। सिर्फ एक ही बात भाजपा को बतानी पड़ी देश को, देश जान गया कि भैया ये कपिल सिब्बल को भेजा था कि राम मंदिर का मसला टाल दो। अक्रॉस द पार्टी लाइन कांग्रेस की लुटिया डूब गई, 44 सीट तभी तो आई। आप लोग ऐसा बुद्धिमानी का वो कहां से खोज के लाते हो, ये मैं समझना चाह रहा हूं। जैसे बैठे ठाले बोले आदिवासी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे, राम मंदिर के खिलाफ कपिल सिब्बल को कहेंगे जाओ ऑटो करो और वहां पहुंचो सुप्रीम कोर्ट भाग के जल्दी से बोल के आओ। ऐसा नहीं, लेकिन ये कौन बताता है को? अब कपिल सिब्बल जी ने ये अपने आप कहा हो, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। ये आप प्रवक्ता के नाते ये बोल सकती हैं, लेकिन एटा इटावा फर्रुखाबाद मैनपुरी में ये बात नहीं चलती कि प्रवक्ता के नाते कहा, कि वक्ता के नाते कहा, कि निजी हैसियत में कहा, कि वो जानते कपिल सिब्बल मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब बात खत्म। डोली जी नहीं जी, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कौन सा मतलब ब्राह्मी खाते हैं, ब्राह्मी कहा जाए एक ऐसी और आयुर्वेदिक औषधि जिससे कहा जाता है दिमाग बढ़ाती है मेधा बढ़ाती है। क्या करते हैं आप लोग? किसने कि कांग्रेस ने नहीं कहा, कपिल सिब्बल जी का अपना निर्णय है। अच्छा, ये निर्णय किसका था कि आदिवासी के खिलाफ यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ाई जाए? ये निर्णय डोली का था या कांग्रेस का था? कांग्रेस पार्टी और मैं मानती हूँ पूरे विपक्ष का ये एक संयुक्त निर्णय था। तो भाई तो संयुक्त डूबेंगे। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, दुष्यंत जी ने लगा, डोली जी, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था,
शौक से डूबे जिसे है डूबना। आशीष चतुर्वेदी, क्या आपको यह खतरा दिख रहा है कि पहली बार हिस्ट्री में जो सबसे वंचित है वर्ग, उससे वंचित कोई नहीं आदिवासी से, उसकी आबादी भी 11 करोड़ है, 100 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है कम या ज्यादा, ठीक आधा दर्जन राज्य उससे सीधे प्रभावित है घनत्व से आबादी के, उस वर्ग से पहली बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हुआ और आप लोग यशवंत सिन्हा को ले आए। गुड फॉर नथिंग, जिनसे ना वोट बढ़ सकता है, ऐसी कोई संभावना तो यशवंत जी को भी नहीं होगी कि उनके खड़े होने से वोट बढ़ेगा, उनके सहयोगियों का नहीं। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि नहीं यही तारक हैं, यशवंत जी का हाथ पकड़ के हम लोग भी तर जाएंगे? आशीष चतुर्वेदी जी। अमिताभ जी, अब इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो है कि अगर आप सीधे तौर पर राजनीतिक उसका आकलन करें तो विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं या तो ये सुनिश्चित करना था कि उनके वोट जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के वोट है अगर उनसे ज्यादा हो तो आप किसी को भी प्रत्याशी बना करके उतारते और जिता ले जाते। दूसरा पहलू ये था कि आप आदिवासी होने के नाते उनका समर्थन कर देते, जैसा अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने भी कहा कि जब आपको मालूम था कि आप जीत नहीं पाएंगे, अगर ये चीज क्लियर थी कि जीत नहीं पाएंगे तो इसमें से एक आसान रास्ता निकाल लेते और समर्थन कर देते और उसमें राजनीतिक तौर पे फायदा जरूर होता, जो शायद अभी कहीं कुछ नुकसान हो सकता है, वो नुकसान नहीं होता। फायदा कितना होता नहीं होता वो एक अलग विषय है, लेकिन नुकसान नहीं होता। समर्थन भी कर देते तो एक रास्ता निकल रहा था। अब सवाल आता है कि हम लोग मतलब पूरे विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को आगे क्यों किया? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पहले, जैसा मैंने कहा, कि विपक्ष ने अपना होमवर्क सही से पूरा नहीं किया था। उनको लगा था शायद पूरे, जब मैं कह रहा हूँ पूरे विपक्ष को मिला करके, कि कहीं ना कहीं ये अपना कैंडिडेट खड़ा करके शायद बहुत नजदीकी मार्जिन से शायद जीत सकते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं अनुमान लग रहा था कि अगर मैनेजमेंट सही कर लेंगे, लेकिन उतना मैनेजमेंट कर नहीं पाए। और अब क्योंकि सब इतने सारे दल थे तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सभी को सभी के लिए मान्य हो, जो सभी लोगों के जितने राजनीतिक दल हैं, तो उसमें यशवंत सिन्हा जो थे कहीं ना कहीं उनकी एक ऐसी छवि रही कि जिसको सारे ही जो राजनीतिक दल आशीष चतुर्वेदी, उससे पहले 4 बड़े नाम मना कर चुके थे। ये तो मजबूरी के दूल्हा थे। जब गुड्डू भी मना कर दिए, पप्पू भी मना कर दिए, मुकेश भी मना कर दिए, सुरेश भी मना कर दिए भावट डलवाने से, तो फिर बोले भाई ननकूक पकड़ो, बोले चल बैठ जा घोड़े पे। इस टाइप का कुछ माहौल था नहीं? थोड़ा बहुत मुझे लगता है यशवंत सिन्हा जी को अपना भी एक उसमें वो दिखा होगा कि उनका तो राजनीतिक कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, भाई नहीं है जीते, मन में हो सकता है ये उनके भी मन में रहा हो कि भले ही मैं ना जीतूं लेकिन मेरा राजनीतिक का जो है, और हो सकता है। देखिए राजनीति में बहुत भावना है। नहीं, यशवंत जी की बात तो मुझे समझ आती है, उनका निर्णय बुद्धिमानी का था, लेकिन जिन्होंने उनको प्रायोजित किया, मुझे उनकी आईक्यू पर सवाल खड़ा करने की स्थिति पैदा हो रही है। ये खराब है। मैं एक सवाल, ठेठ सियासी सवाल सुनील अर्कवंशी से लूंगा। वो बिल्कुल 100% सियासी सवाल है। आशीष पटेल ने, आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि अगर ठीक से होमवर्क होता, स्ट्रेटेजी बनती, तो शायद कांटे की लड़ाई होती। मैं इसके आगे बात करता हूं, मेरी बात को धैर्य से समझ लीजिएगा सुनील, फिर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सियासत का सवाल है। मान लीजिए 1% यशवंत सिन्हा जी जीत जाते राष्ट्रपति, ठीक, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो 1%, क्या तो भी यशवंत सिन्हा की विजय कि उनके किसी भी समर्थन करने वाली पार्टी को 10 वोट भी किसी बूथ पर नहीं बढ़वा सकती थी। वो तो राष्ट्रपति हो जाते, लेकिन सुभवा के 10 वोट कहीं नहीं बढ़ते, या जो भी उनको सपोर्ट करते, समाजवादी है जो भी, कांग्रेस। लेकिन फिर अगर द्रौपदी मुर्मू हार भी जाती तो भी 11 करोड़ की आबादी के निशाने पर यशवंत सिन्हा को लड़ाने वाले दल रहते कि नहीं रहते? सुनील अर्कवंशी, 21 दृष्टि से राजनीतिक फैसला है, मुझे समझाइए।
बिल्कुल रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जी जिस दल के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, हम तो वो नहीं समझ पाए, जबकि मनीष यशवंत सिन्हा जी उत्तर प्रदेश की धरती पर, पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कराने का वोट नहीं गिरा पाते, मगर हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल की धरती पर, जैसा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने 2022 का चुनाव लड़ने का किया और उसमें समाजवादी पार्टी की सीटों को बढ़वाने का काम किया, तो जाहिर सी बात है कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि माननीय यशवंत सिन्हा जी के जीतने या हारने का यहाँ विषय नहीं, वो जीतते तो भी वो वोट नहीं गिरा पाते और हारते तब भी वो यहाँ वोट गिराने का काम नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी मूल प्रश्न जो मुझे समझ आ रहा वो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का की सबसे बड़ी यूएसपी ये कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने के बाद भी और 5 साल की सरकार चला लेने के बाद भी उनका कोई विरोधी भी, थितराई अलग चीज है, उनका कोई बड़ा विरोधी भी ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री की सहमति हो सकती है कभी। दूसरी उनकी यूएसपी है कि अनुशासन में काम हो, व्यवस्था में काम हो, ठीक। और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दलित वाला मसला आता है, हर पार्टी चाहती है कि प्रो दलित इमेज रहे उसकी। क्या ये तीनों जो परसेप्शंस हैं उनको डेंट पहुंचा है इस तरह की घटनाओं से? निश्चित तौर पर अमिताभ जी, बहुत संजीदगी भरा आपका प्रश्न है। ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी की इमेज पे बड़ा डेंट है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा, जैसे आपने कहा कि उनकी एक छवि है जिसे सभी विरोधी स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बड़ा टर्म है अमिताभ जी। वो सीधे होता है या टेढ़े होता है या घुमा के पकड़ा जाता है, किधर से पकड़ा जाता है, या संगठन मंत्री की भूमिका होती है, पार्टी का फंड देखा जाता है, कई उसके तरीके होते हैं, कई रास्ते होते हैं। लेकिन जो एक जिस तरह की छवि बनाई जा रही थी, जीरो टॉलरेंस, कहीं भी करप्शन नहीं होने दिया जाएगा, तो मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आपके 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्रियों के यहां से ऐसी खबर आ रही है और मंत्री ये बात कह रहे हैं, जैसा अभी साधना जी कह रही थी, उस तथ्य को मैं क्लियर कर दूं कि किसी और पर आरोप विपक्ष लगाता है। आपने भी कहा था कि अखिलेश जी लगाते, माया जी लगाती, राहुल जी, प्रियंका जी, तो उससे निपट लिया जाता है। ये मामला घर के अंदर से आ रहा है, इसमें कोई विपक्षी आके आरोप नहीं लगा गया है, या दिनेश खटीक साहब इतने कमजोर नेता नहीं है, वो मंत्री बने हैं, हस्तिनापुर से जीत के आए हैं कि उनको कोई बरगला लेगा। कहीं ना कहीं समस्या है और समस्या की जड़ तक जाना होगा और योगी आदित्यनाथ जी ही इस समस्या के जिम्मेदार हैं और पूरी तरह से उनकी छवि कटघरे में आ रही है। अच्छा, एक बात बताओ भैया त्रिपाठी जी, एक बात बताओ, एक तो यूपी का मामला है, फिर कांग्रेस का मामला है, जतिन बाबू का मिजाज आप लोग पहले से जानते थे जी? उसको दिमाग में रखते हुए इस घटनाक्रम में क्या लग रहा है आपको पीडब्ल्यूडी में? यही लग रहा है कि जितिन बाबू ये जानते ही नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भ्रष्टाचार में कैसे होती है। वो कांग्रेस में राजनीति करते रहे थे जहां इस तरह की भ्रष्टाचार की कोई स्थिति नहीं थी। तो गजब कर दिए लोग। अरे भाई, अब ऐसा नहीं, ये भाजपा में जिस तरह भ्रष्टाचार होता है मजाक हो जाएगा। त्रिपाठी जी ये लाफ्टर चैलेंज हो जाएगा, ये पूरा बिल्कुल बिल्कुल सही, ये लाफ्टर चैलेंज हो जाएगा, वो कपिल शर्मा का बंद हो जाएगी दुकान। पूरी तरह से सच है अमिताभ जी कि जितिन बाबू आज नहीं कहो कि भाजपा में संगठनात्मक भ्रष्टाचार, ऐसा मत कहो, त्रिपाठी जी ऐसा मत कहो महाराज, ऐसा मत कहो। जो लोग इस धरती पर नहीं रहे, गोलोक वासी हो गए, वो भी ऊपर से आंसू बहाने लगेंगे कि कांग्रेस का ऐसा अपमान मत करो। कांग्रेस में तो सब चलता था, बोले सब चंगा सी। कांग्रेस से ये कल्चर वो लेके आना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, जो चला नहीं। साधना आपसे मेरा प्रश्न है, एक सीरियस प्रश्न, जो बात मैं त्रिपाठी से पूछ रहा था वही, राजनीति परसेप्शन से प्रभावित होती है, घटनाओं से नहीं। परसेप्शन क्या बना, लोगों ने क्या मैसेज ग्रहण किया, कागज में क्या लिखा है, अदालत ने क्या कहा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आयोग ने क्या जांच की, नहीं की, कुछ नहीं। एक परसेप्शन बना, शास्त्री जी ईमानदार है, शास्त्री जी ईमानदार थे तो बन गया, ठीक बन गया। अटल, एक से सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी उदार मन के, बड़े मन के नेता थे, परसेप्शन बन गया तो बन गया। अब लाख दुनिया चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे ही योगी आदित्यनाथ को लेकर जो एक परसेप्शन था कि करप्शन नहीं हो सकता और अनुशासन नहीं टूट सकता, सब राइट टाइम रहेंगे। यूपी में एक फ्रेज चलता, राइट टाइम कर देना, ठीक। जी जी वो दोनों पर इन 3 घटनाओं से जो हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और वाटर रिसोर्सेज से आई हुई हैं, उन दोनों परसेप्शंस को नुकसान पहुंचा है, डेंट पहुंचा है क्या साधना जी? देखिए, ऐसे तो पिछले भी 5 साल में बहुत बार उनको डेंट पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु आप ये देखिए ना, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने ये बोला, ये डेंट पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसमें केपी त्रिपाठी या जयंत चौधरी का मामला? कई शक्तियां निहित है, आपको भी पता है, मुझसे बहुत लाख गुना ज्यादा ज्ञान आपको है। इसमें केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। हस्तिनापुर पे उनके कुछ व्यक्तियों में, दिनेश खटीक के कुछ व्यक्ति जो थे, उनपे कुछ एफआईआर होने वाली थी, उसका भी शायद आपको संज्ञान होगा, जिसको लेके वो खफा थे। उनके होम टाउन में कुछ लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई, उसमें भी वो खफा थे। तो ये चीज कहां से, किस चीज का रिटेलिएशन हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आई एग्री कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है, परंतु उसके साथ जांच समिति भी, जांच जो बिठाई जाती है, न्यायपालिका के अस्तित्व से हम इनकार नहीं सकते। सर्वोपरि जो न्यायपालिका ही है, तो जांच होगी, की जाएगी, और इससे योगी जी की इमेज पे कभी असर नहीं पड़ सकता। योगी जी स्वयं बहुत ईमानदार है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत अनुशासन प्रिय है। वो हम लोग महिलाएं देख रही हैं, जो हम लोग जितना सेफ्टी, जितना सिक्योरिटी, जितना मतलब जो वेंटिलेटर पे सरकार मिली थी आदरणीय योगी जी को, उसको उन्होंने पुनः संजीवनी देके जीवित कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं, यूपी में बहुत ट्रैवल करती हूँ, हम यूपी से बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, हर व्यक्ति आदरणीय हमारे पीएम जी को रिस्पेक्ट की नजर से देखता है और आदरणीय योगी जी को। 2 नेता इतने अधिक पॉपुलर हैं, पूरे वर्ल्ड में 2 नेता पॉपुलर हैं, तो ये भी तो एक परसेप्शन ही है ना। मुझे लगता है साधना, मुझे लगता है ये उनके कार्यों के कारण है। ठीक है साधना जी, ठीक है। रोहित अग्रवाल, अगर ये आरोप बाहर से आए होते तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सरल होता है बाहर से आए आरोपों से को नकार देना या उनसे 2-2 हाथ कर लेना, और जब भाजपा जैसी मजबूत पार्टी हो तो फिर और शक्ति के साथ वो रिवर्ट कर लेती है। 10 कमियां दूसरे की बता देगी जो आरोप लगाएगा, ठीक है, हर पार्टी। लेकिन ये मसला अंदर से है, आप ना ओन कर सकते हैं ना डिसोन कर सकते हैं। रोहित अग्रवाल। अमिताभ जी देखिए, मैं बड़ा अचंभित हूँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जब उजागर होता है, तब हम बात करने लगते हैं पूर्वोत्तर सरकारों के भ्रष्टाचार की। अरे भाई, पूर्वोत्तर सरकारों ने भ्रष्टाचार किया, और उस भ्रष्टाचार ने क्या भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस दे दिया? ठीक बात। आप इस चीज को कह रहे हो, ये नावे चिकोई जी यहाँ बैठे कह रहे हैं कि कोई भी बिना मिठाई बांटे हुए काम हो ही नहीं सकता। हम क्या सरकार इसलिए चला रहे हैं कि मिठाई बांट के काम करवाना है हमें? अरे, पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली पार्टी, और जो अपने आप को झंडा उठा के चलती है कि साहब ये ईमानदारी का झंडा है जिसको हम उठा के चल रहे हैं, ऐसी पार्टी जिसका खुला भ्रष्टाचार आपके सामने आ चुका है, अब भी कुछ कहने को रह गया है? अब भी कुछ मतलब बाकी रह गया है? अरे, कपड़े उतार के खड़े हैं, ये जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, वो भी उतार दिए इन्होंने तो, और खुद अंदर से कह रहे हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार हो रहा है खुला। अभी कुछ रह गया है बात करने को? अरे, सरकार के अंदर नैतिकता हो तो इस्तीफा दे ये सरकार। अरे, भ्रष्टाचार खुला चीख के बाहर आ गई है, सच्चाई बाहर आ गई है। विपक्ष तो 2014 से कह रहा है कि सरकार भ्रष्ट है, झूठ बोल के, जुमला बोल के ये आए सरकार के अंदर, इन्होंने कहा डीजल पेट्रोल का रेट घटाएंगे, गैस का रेट घटाएंगे, ना जाने चांद पे लेके जाएंगे, और किया क्या? सबके सामने है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और आज भ्रष्टाचार में सरकार नंगी हो गई है, तो आप कहते हो पूर्वोत्तर सरकारों ने भ्रष्टाचार किया था। ठीक, एक बार साधना जग्गी, रोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि पुरानों ने जो किया, जनता ने उस पर फैसला सुना दिया, उनको सजा दे दी, इसीलिए वो आज विपक्ष में। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, रोहित जी ने जो कहा है वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, परंतु अगर किसी पेड़ की जड़ें इतनी नीचे अधिक तक बैठ जाए, उन जड़ों को काटने में समय लगता है। सीएम ने कहा है, आपके सीएम ने कहा है, जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, दिनेश खटीक जी ने कहा है। अरे पुरानी सरकारों में इतनी अधिक नीचे चली गई थी। आप बोल लीजिए, मैं बोल लेती हूँ। नहीं, रोहित, उनको उत्तर दे दें, उनको उत्तर दे दें जी। भाई, अरे अमिताभ जी, अब सुनना तो पड़ेगा ना। अब आप सुना लीजिए, फिर मैं जी साधना कहिए, भैया कहिए, साधना कहिए। टिकट के लिए बहुत आदरणीय व्यक्ति के साथ हम बैठे हुए हैं डिबेट करने के लिए, तो
कुछ तो बात होगी। लेडी, आप अगर मेरी आवाज सुन ले तो सुन रहे हैं आप, बोलिए साधना, आप बोलिए। ये जज बहस में चलता है ये सब, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कभी नहीं होती। करप्शन, इतना अधिक भ्रष्टाचार, इतनी अधिक अनैतिकता जिसका कोई अंत नहीं था पुरानी सरकारों में होता। भ्रष्टाचार उजागर हो गया, परिवार में सब कुछ बढ़ जाता था, केवल एक भ्रष्टाचार चीख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब कुछ कहने को रह गया, अभी कोई जवाब सुनने को रह गया, अभी कुछ रह गया साधना जग्गी बताएंगी। अरे डिप्टी सीएम कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, जितेंद्र प्रसाद कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, दिनेश खटिक कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके राज्य मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि आप दलाली बंद करो। ये उसी समय का चला आ रहा है। जिस भी मंत्रियों को कार्य करना है उसको अधिकारी आगे चाहिए, उसको अधिकारी चाहिए, अधिकारी को क्लर्क चाहिए, क्लर्क को अपना नीचे चपरासी चाहिए। तो दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन, इट्स नॉट दैट। तो इट्स नॉट दैट कि जो मंत्री बैठेगा वो चेन के बिना बैठेगा। मंत्री थोड़ा ना अपना कार्य सारा कुछ करेगा, खुल गया भाई, अभी बचा है कुछ। ये वाला अधिकारी डिफेंड करेंगे दिनेश खटिक के लेकर को, नहीं साधना जग्गी डिफर करेंगी। ये अगर दिनेश खटिक ने जो बोला है वो झूठ बोला है, साधना जग्गी बताएगी यहाँ पे। अरुण जी के ऊपर तुरंत अरे दिनेश खटिक कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, अरे आपका मंत्री है वो कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। उसपे सतर्कता अभी कुछ रह गया है, इंक्वायरी हो रही है, नहीं और तुरंत हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय योगी जी की सरकार है। अरे भैया गंगा जी में खड़े होकर आप जी कह रहे हैं सत्ता नहीं, अब क्या भगवान जी खुद आएंगे, राम जी आएंगे बताने के लिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब राम जी खुद अवतार लेंगे क्या? राम जी का अवतार होगा ये बताने के लिए। अरे दिस इज अ शेम फॉर यू, दिस इज अ शेम फॉर यू एंड यू आर डिफेंडिंग इट। इज द बिगेस्ट शेम, इट इज द बिगेस्ट शेम ऑफ द एरा। ठीक, दोनों मित्र रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, एक मिनट, दोनों मित्र रुकिए, एक मिनट आ रहे त्रिपाठी जी, आ रहे नावेश जी को, आप लखनऊ में हैं और इतने वर्षों से सक्रिय है पत्रकारिता में, मुझे ये बताइए, पावर कॉरिडोर को आप बहुत नज़दीक से देखा है, आप समझते हैं, एक परसेप्शन ये है कि भाई कुछ ब्यूरोक्रेट मलंग हो जाते हैं क्या? वो कहते कोई बैठे ऊपर मेरे ठेंगे पे, जैसे यहाँ जाओ गाजियाबाद से और सहारनपुर तक जाओ तो बस और ट्रक के पीछे लिखा होता है यूं तो ऐसे ही चलेगी, यूं तो ऐसे ही चलेगी, यानी जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, किसी के हाथ में देने से कुछ नहीं। तो कुछ ब्यूरोक्रेट भी इसी मानसिकता के होते हैं। कई अधिकारी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, उसमें कुछ पुलिस कप्तान थे जिलों के, उनको भी निलंबित किया चीफ मिनिस्टर ने इसी ढंग की चीजों के में। अब ये ओएसडी डिपोर्ट किया गया कि भाई पता लगा कि रिपोर्ट में, जांच में पाया गया कि इसने रुपए पैसे का खेल किया और कदाचार किया ट्रांसफर पोस्टिंग। सारे उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हर आदमी पांडे जी को जानता था। पांडे जी की लोकप्रियता पीडब्ल्यूडी विभाग में चरम पे थी। लोग बताते उनका फोटो लोग अपने मोबाइल में वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे प्रतिभाशाली पांडे जी का जब इतना डंका बज रहा था इसमें, तो ये बात जब सबको मालूम थी और केवल मंत्री जी को ना मालूम हो और उनके नीचे उनकी बिना जानकारी में ये इतना बड़ा खेल हो गया हो, ये बात थोड़ा हजम करना मुश्किल हो रहा है। मतलब हाजमोला भी खा ले आदमी उसके ऊपर से, तो भी हजम होना मुश्किल है। कंचन जी, जनता को कैसे ये बात समझाई जाएगी कि केवल ये ओएसडी भी गड़बड़ था, यही इतना खेल कर गया और मंत्री को पता नहीं था, क्योंकि अंतिम जिम्मेदारी विभाग के मंत्री की है। जी जी अमिताभ सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ही विचारपूर्ण है, उसे सोचना चाहिए, और इसी सोचने की वजह से, इसी जो गंभीरतापूर्ण जो तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसे हम देख सकते हैं, आप भी देख रहे हैं कि यही सारी वजह है ना कि कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना चल रहा हो, क्योंकि एक जो प्रक्रिया होती है वो सामंजस्य के तहत होती है, मंत्री हो, ओएसडी हो, और हम सब जानते हैं कि ओएसडी और
मंत्री का या फिर हमारे IAS अधिकारी का किस प्रकार का एक जो मेल होता है वो होना चाहिए, क्योंकि बिना मेल और सामंजस्य के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन ये कैसे हो गया, यही पता करवाने के लिए और यही सारी चीजें की कमी कहाँ से आ रही है, भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है, यही सारी चीजों की वजह तो उच्च अधिकारियों की, उच्च IAS की जो जांच प्रक्रिया में कमेटी बनाई गई है, इसीलिए तो बनाई गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ सर, पहले भी ये भ्रष्टाचार होते थे, मैं पूर्ववर्ती सरकारों की तरफ जाऊं तो पहले भी भ्रष्टाचार हुए, पहले भी घोटाले हुए, उसमें कभी भी ऐसी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, ऐसे उच्च IAS अधिकारियों को नहीं लगाया गया, जांच कमेटी इतनी उच्च और इतनी अच्छी नहीं बनाई गई। तो ये देखने वाली और समझने वाली बात है कि आदरणीय योगी जी कंचन जी सारी बात समझने वाली है, सारी बात देखने वाली, लेकिन ये जो पांडे हैं ये जतिन प्रसाद के साथ तब भी रहे, ऐसा लोग बताते जब ये केंद्र में कांग्रेस में थे और केंद्र में राज्य मंत्री थे इस्पात में, तब भी ये इनके सहायक थे। ये इनके पुराने वो हैं हेली मेली। तो अभी विषय इतना है कि क्या इसमें पॉलिटिकल लायबिलिटी भी फिक्स होगी या केवल ब्यूरोक्रेटिक लायबिलिटी फिक्स हुई, OSD को डिपोर्ट कर दिया, बात खत्म, सत्यनारायण कथा खत्म हुई। ये मूल विषय नहीं सर, ऐसा एक बात आपको पता ही है और मैं फिर से दोहरा दूं इस बात को कि जो सचिव हैं मंत्रियों के हिसाब से नहीं मिलेंगे, ये आदेश आदरणीय योगी जी के द्वारा हो गया है। तो ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए। अगर OSD गलत है या फिर मंत्री भी गलत है तो मैं यही कहूंगी जांच की प्रक्रिया के तहत उन सारी चीजों को समझा जाएगा, लेकिन जांच तो पहले होने दी जाए ना, क्योंकि जांच हो रही है इन्हीं सारी वजह को लेकर के हो रही है और वो उसमें कमी निकालनी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो कमी होगी उसको पूरा करने के लिए जांच बिठा ली गई। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था कि इतनी बढ़िया जांच की जाती हो और जिसमें कमी होती है उसको निकाला जाता हो या उसको हटाया जाता हो। थोड़ा सा सब्र करने की आवश्यकता है। और ठीक कंचन जी, इसमें थोड़ा मामला आपकी बात का पूरा सम्मान करते हुए मैं एक बात तथ्यात्मक तौर पे कहूँ, 3 विभागों में घपले घोटाले का बवाल हुआ। मैं सरल भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप थोड़ा कठिन भाषा बोल रहे हैं, मैं सरल भाषा बताता हूँ। तबादले को लेकर 3 विभागों में ये हुआ कोई रुपया पैसा चला, PWD, हेल्थ और शिक्षा, ठीक, तीनों के लिए जांच कमेटी बनी। PWD वाले की रिपोर्ट आ गई तभी तो पांडे को रिपोर्ट किया और 3 और अधिकारी नाप दिए, यानी PWD का केस हो गया क्लियर। तभी तो ये सवाल खड़ा हुआ कि केवल अधिकारी, क्या केवल अधिकारी जिम्मेदार है? ये एक बड़ा सवाल है, आएंगे दोबारा। तब तक इस बात को ऐसे समझने की भी कोशिश हम लोग करनी चाहिए। आशीष चतुर्वेदी, वही प्रश्न, मंत्री का निजी स्टाफ या मंत्रालयी स्टाफ, सेक्रेटरी, अंततः उन सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी तो मंत्री की है। मंत्रालय के स्तर पर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मंत्री की भी बनती है। अधिकारी की तो है ही, जिसने किया गड़बड़ वो तो प्रथम दृष्टया दोषी है ही, लेकिन मॉनिटरिंग का काम ना कर पाने का दोष तो मंत्री के सिर भी आएगा। आशीष चतुर्वेदी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, कोई भी OSD किसी भी मंत्री का हो, मंत्री ये नहीं कह सकता कि मेरी जानकारी के बगैर क्या OSD सरकार उस मंत्रालय को चलाता है। नहीं, वो केवल उस मंत्री को असिस्ट करता है उस काम को ज्यादा कारगर रूप से संचालित करने के लिए, ये उसकी भूमिका है। फैसला मंत्री करता है, दस्तखत मंत्री जी के होते हैं, तब जाकर के तबादला होता है। और जैसा कि अभी आपके चैनल पे दिखाया गया कि 350 तबादले हुए, ये नहीं है कि कोई 2-4 लोग हो गए तो मंत्री जी ध्यान नहीं दे पाए या और कारणों की वजह से। 350 लोगों के जब तबादले होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मंत्री जी की जानकारी में ही नहीं था? नहीं, ये बिल्कुल माना ही नहीं जा सकता। पार्टी लाइन से हट के एक बात और कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो कम हो। ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि जितने IAS है, अभी आप देखिए कि मंत्री और जो उस विभाग का जो सीनियर मोस्ट IAS होता है उसमें एक टकराव दिख रहा है कहीं ना कहीं।
तो मैं समझता हूँ एक अच्छे उसके लिए योगी जी को अपने मंत्रियों को जो है कुछ ना कुछ और ज्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि जो आईएएस हैं वो अपने आप को मंत्री से भी आगे मतलब अपने आप ही जो है फैसले ना करने लग जाए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वैसे ही होता है जैसा हमने स्वास्थ्य विभाग में देखा और बहुत हास्यास्पद भी था कि जो मर गए हैं उनका भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये कोई अच्छी छवि नहीं बनाता किसी भी सरकार या किसी भी शासन की कि जो व्यक्ति इस दुनिया से ही नहीं है आप उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मंत्री पे भी योगी जी आप कार्रवाई करिए, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि केवल जो ओएसडी है वो अपनी मनमर्जी से कर रहा था और मंत्री की जानकारी में चाहे ये विभाग हो चाहे कोई और विभाग भी हो, कल को अगर प्रदेश में कुछ होता है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं और कहीं चीफ सेक्रेटरी कुछ कर दे तो क्या उसकी हिम्मत है कि वो योगी जी से पूछे बगैर अपनी मनमर्जी से कुछ जारी कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही और जो मंत्रालय हैं उसमें भी वो ओएसडी जो है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। जी डॉक्टर सुधा मिश्रा, एक विषय और मतलब जो थोड़ा तकनीकी विषय है लेकिन मैं उसको भी सामने रख दूं ताकि जो लोग सरकार की फंक्शनिंग को जानते हैं वो तो इस बात को समझ ही लेंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी और ओएसडी मिनिस्टर्स के वो एक कंपार्टमेंट है सिस्टम का, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री का सचिव, मंत्रालय का सचिव, अवर सचिव और इस तरह के जो डेजिग्नेशंस हैं वो दूसरा कंपार्टमेंट है। ये जो पहला कंपार्टमेंट मैंने बताया एपीएस, पीएस, ओएसडी वाला, ये तो सोली मिनिस्टर का ही कुनवा माना जाता है। कार्य विभाजन की प्रक्रिया ही ये है। बिल्कुल सुधा जी। जी जी अमिताभ जी, अभी हमारी बहन कंचन द्विवेदी बात कर रही थी। बात इसकी नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पे योगी जी क्या चाहते हैं या हम आप क्या चाहते हैं। बात इसकी हो रही है कि वास्तविक रूप से यूपी में हो क्या रहा है। 11 जुलाई की घटना थी, आप सबने देखा होगा कि जो यूपी में पशुओं की दवाइयों पे स्कैम किया गया, वो भी 50 करोड़ का घोटाला जो स्कैम आया। इसके बाद और जो घोटाले, जिस तरह से चीजें अफसरशाही और नेताओं और उसके बीच में होने वाले जितनी भी क्रियाएं हैं उसके बीच में जितना भी कुछ दिख रहा है, कभी कोरोना में कुछ चीजों को लेके आता है कि इतना सामान खरीदा गया, उसमें डॉक्टरों ने घोटाला कर दिया, स्कैम ही कर दिया, सामान कुछ खरीदा कुछ और दाम दिखा दिए। मतलब कोरोना में भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी, परीक्षाओं को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़कों को लेके, पीडब्ल्यूडी को लेके, चिकित्सा, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पे इस तरह की घटनाएं या फिर समाचार सुनने को न मिले हों। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं और उसी के ढोल पे हम सरकार बनाते हैं और हमारा ये दावा होता है 100% का कि हम समाज में, या अपने यूपी की अगर मैं बात करूं कि हम यूपी में सबके साथ उस दौर को देखने वाले हैं जो आज तक था नहीं, और आज के दौर में हम विकास और सब कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब ये दावे होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो ये हम सबके लिए होता है। हम सब चाहते हैं कि ये जो स्थिति पैदा की जा रही है वास्तविक रूप से हो, लेकिन जब ये आता है इस रूप में, मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगी कि अकबर ने पूछा बीरबल से कि बताओ कितने अंधे हैं राज्य में, तो उन्होंने सड़क पे बैठ गए और उन्होंने लिस्टिंग करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहला नाम आपको पता है अकबर का ही था, क्योंकि उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, जितने लोग गुजरे सबने कहा क्या कर रहे हो। तो अगर यथास्थिति ये बनी हुई है कि हम सरकार में बस ये बताना है कि हम कर क्या रहे हैं और जो हो रहा है उस पर अपना नजर नहीं रखेंगे तो स्थितियां ऐसी ही होने वाली हैं। क्योंकि आप जानते हैं करप्शन की जो चीजें हैं, व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं, छोटी ट्रांसफर, अगर किसी टीचर को अपना छुट्टी लेना होता है, जो उसकी छुट्टी होती है, उस छुट्टी को लेने के लिए उसको घूस देना पड़ता है, उसकी छुट्टियां उसको नहीं मिलती हैं, और लोग कहते हैं करप्शन कहीं पे है ही नहीं। छोटी चीज, मतलब व्यक्ति, अध्यापिका की अपनी छुट्टी होती है जो बच्चों के वो छुट्टियां नहीं मिलती है उसमें, तो ये करप्शन अगर आपको मालूम है, आप रोज रोज ढोल पीटते हो कि करप्शन है, करप्शन था, सरकारों ने किया, सरकार आपके पास सब कुछ है कि सब कुछ था, अब उसको बेहतर करने में उससे खराब स्थिति और घोटाले और स्कैम, राजकुमार का एक नाम आ जाता है, राजकुमार कहीं है ही नहीं। बुनियादी सवाल जो हिंदुस्तान के मन में है उन पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं आई। मैं नहीं समझ पा रहा, हीरे पर हीरे की कटिंग वाला कारोबार जो है उस पर कितनी जीएसटी है, कितना टैक्स है, इसका तो उत्तर देना होगा ना। वो एसेंशियल कमोडिटी में आने लगा है क्या देश? एसेंशियल कमोडिटी में तो मुगलों के जमाने में भी नहीं रहा होगा, राजा महाराजाओं के जमाने में भी हीरा। बाजरा पर टैक्स,
और हीरे को, ये ठीक नहीं, ये रास्ता स्वीकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, कोविड के समय हमने ये फैसला, हमने मतलब देश ने ये फैसला क्यों किया कि पहले आदमी जिंदा रहे, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। कोविड से दिवंगत हो जाए अलग बात है, कम से कम भूख से ना हो, इसलिए देश ने फैसला किया कि भाई अनाज दो। किया ना, आदमी रहेगा तो विकास देखेगा भाई मेरे। मैंने बाइफर्केशन करके बताया, उन लोगों को बताया जो कुत्ते गाड़ी में घुमा रहे, उनकी आबादी मतलब बढ़ा के बता दी, इतनी तो है नहीं। और 80 करोड़ आपने नंबर दिया मुझे, सरकार ने, वो हटा दिए। शेष जो आदमी है 60 करोड़, वो कहां जाए? गंगा में डूब जाए। और जो बात बार बार कही जाती है आयुष्मान भारत, 60 करोड़ आबादी आयुष्मान से भी बाहर है, वो 60 करोड़ आबादी फ्री राशन से भी बाहर है। वो 60 करोड़ कहां जाए, इसका तो कोई उत्तर देगा ना? या उससे कह दिया कि भाई राम भरोसे जियो, इसका उत्तर कोई नहीं देता मुझे। तीसरी बात, हमने इतनी बैठकें देख ली और बाहर आके सारी पार्टियों के प्रवक्ता अपने इस ढंग का एक एटीट्यूड रखते भी हैं, लेकिन जब भी ये कोशिश हुई, हमारे जैसे लोगों ने भी अगर उसके लिए कुछ कहा कि भाई आबकारी शराब और डीजल पेट्रोल इसको जीएसटी के दायरे में ले आइए, एक भी राज्य तैयार नहीं हुआ। अखंड राजनीतिक एकता, अखंड राजनीतिक एकता। पाकिस्तान हमला कर दे तब शायद इतनी राजनीतिक एकता आ सकती है, उसके अलावा ये शराब और पेट्रोल पर है। क्या देश को दिखाई नहीं देता? पेट्रोल क्यों नहीं आना चाहिए फिर इसके दायरे में? आपको नगदी चाहिए पेट्रोल से, जब चाहो तो काना मेट दो, एटीएम बना दो उसको। पता नहीं शबनम जी ने देखा कि नहीं, शबनम जी से मेरा मतलब सरकार ने एक मैं देख रहा था सूचना, अच्छी सूचना नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत घट रही है, ये बहुत खतरनाक बात है। इसके पीछे कारण नहीं जानना चाहेंगे? चीज कितनी भी जरूरी हो, बहुत ऊंचाई पर ले जा खड़ा कर देंगे उसके दाम, तो उसकी खपत घट जाएगी, लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, कहेंगे भाई कम निकलो, नहीं निकलो। ये तो सोचना चाहिए। ये पेट्रोल है सड़क पर, डीजल है, तभी गति है ना, और गति है तो प्रगति है, तब इसका क्या कहेंगे? और एक बुनियादी बात, अर्थशास्त्री क्या करे, मैं तो मनमोहन सिंह जी का एक बार इंटरव्यू लिया जब वो वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी की सरकार में, तो मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो तो बहुत विद्वान आदमी थे। मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे ये समझा दो कि आलू का चिप्स का पैकेट जो है ये 20 रुपया क्यों मिलता है? तब 20 का आता था, अब शायद और महंगा होगा। उसमें एक आलू भर का चिप्स नहीं होता, बाकी तो हवा है। मैं फरुखाबाद से आता था, तब उस जमाने में 150 रुपया कुंटल आलू नहीं बिकता था किसान का। मैंने उनसे पूछा कि मक्के का फूला सिनेमा में चले जाइए 200-250 रुपए का डब्बा मिलता है, इतना सा, क्या लागत है उसकी, कितने गुना मुनाफा कमाया जाएगा, इस पर चिंतन नहीं करेंगे। ₹1-2 कीमत वाला मक्के का फूला अब 280 रुपए और 300 रुपए का मिल रहा है पीवीआर में, उस पर नहीं बोलेंगे कोई। शार्पनर पर टैक्स लगाओ, पेंसिल बनाने वाले शार्पनर पर, यहां भी देख लो। और मैं तो देश भर के विद्वान अर्थशास्त्रियों से निवेदन करूंगा, अपनी प्रतिभा का थोड़ा इस ओर मोड़िए प्रतिभा को। क्या अब समय नहीं आ गया कि जब आय पर टैक्स नहीं होना चाहिए, खर्चे पर टैक्स कर ही रहे, दे ही रहे सब, फिर आय पर टैक्स काय का? आय पर टैक्स ही भ्रष्टाचार का रास्ता खोलता है। उसी के चलते इनकम टैक्स है, उसी के चलते दुनिया की कागज पत्तर है, फाइल, और फाइल है तो मिठाई है।
और मिठाई है तो सब समझते हैं आप लोग। खर्चे पर टैक्सेशन रखिए ना। एक आदमी अपने लोग रोज के जीवन में कितनी बार टैक्स देता है, कोई उसकी लिमिट है? चाय की पत्ती पर टैक्स, ब्रेड पर टैक्स, तनख्वाह पर देने के बाद अब दूध पर भी टैक्स होगा, आटे पर भी टैक्स देगा, और साइकिल खरीदेगा तो भी टैक्स देगा, बीड़ी पिएगा तो भी टैक्स देगा, सिगरेट पिएगा तो भी टैक्स देगा। क्या करना चाहते हैं? नींबू पानी पिएगा बोतल बंद तो भी टैक्स देगा। एक आदमी से कितनी बार टैक्स लेंगे एक दिन में? उसको दधीच बनाना है क्या कि उसकी अस्थियां भी मांग ली जाए, कहा जाए कि नहीं विकास के लिए बहुत जरूरी है, तुम दधीच हो जाओ बेटा, अस्थियां दान दे दो। और हर चीज को अर्थशास्त्र का टैग लगा देते हैं माथे पे, कहते नहीं आप नहीं जानते अग्निहोत्री जी, ये अर्थशास्त्र है। अरे काहे का अर्थशास्त्र है भैया? काहे का अर्थशास्त्र है? ये कोई शास्त्र नहीं है। मुझे आज तक कोई उत्तर ही नहीं इस बात का मिला। किसान को 20 रुपया किलो मक्का नहीं का रेट नहीं मिल रहा, और यहां 300 रुपए का फूला बिक रहा है। इतना सा कुछ तमाशा है देश में। गरीब के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। और राजनीतिक दलों को भी दोहरे चरित्र से दूर रहना चाहिए। अगर आप गरीब के साथ खड़े होना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ मीटिंग में भी खड़े होना चाहिए था। अगर 12-13 राज्य थे विरोध के, गैर भाजपा के, तो उनका सबका स्पष्ट विरोध होना चाहिए था, वॉकआउट होना चाहिए था, देश के सामने तस्वीर खड़ी होनी चाहिए थी। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये भी नहीं चलेगा। अब बड़ी संचार क्रांति हो गई, लोग जानते हैं। आज सारे विपक्ष के लोग इस बात को क्या कहने की स्थिति में है, उनके चीफ मिनिस्टर्स, कि यस हम इस बात के लिए तैयार हैं कि तेल को और शराब को इसमें ले आइए टैक्सेशन, जीएसटी में। आप लोग घोषणा करिए, तब हम बीजेपी से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, जगन रेड्डी, ममता जी बोलेंगे तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि आपको क्या ऐतराज है। नहीं बोलिए तो। नहीं, जनता ठगी रह जाती है, उसका समझ ही नहीं पाती कि कौन खेल कर रहा है उसके साथ। जो आता है वो चपत मार के निकल जाता है और कहता है चपत नहीं मारी, ये तो अर्थशास्त्र है बेटा। किसी मिल में छोटा काम करने वाला आदमी, गाड़ी चलाने वाला आदमी, ये जो डिलीवरी के लोग हैं, वो जो सामान घरों में पहुंचा रहे, इस तरह के जो बच्चे हैं 10-10, 12, 15 हजार रुपया पाने वाले, अगर पेंसिल में 1 रुपया भी बढ़ गया शबनम जी तो इनके लिए कष्ट है। अगर दूध में 50 पैसा भी रोज बढ़ गया तो इनके लिए कष्ट है। हम इस बात को क्यों नहीं समझते? या तो फिर मैं ये कहूं कड़वी बात कि जो लोग फैसले लेते हैं वो इतना नीचे कभी सोच ही नहीं पाते कि 100, 200, 500 रुपया से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि उनके लिए 100, 200, 500 रुपया के मतलब 10, 20, 50 लाख से कोई फर्क नहीं। कुबेर खजाने में डोल रहे। मैं तो यही मानता हूं कि शायद वो सोच भी नहीं पाते कि यार क्या है, कितना फर्क पड़ जाएगा, 50 रुपया दूध में महीने में, 50 रुपये में क्या दिक्कत है। वो ननकू की पीड़ा नहीं जानते, वो रज्जाक की पीड़ा नहीं जानते। जिनके कुर्ते की धुलाई, कुर्ते पजामे की रोज की 300 रुपया जा रही हो शरद कोहली, शैलेंद्र दुबे, उनको क्या समझ में आएगा कि 300 रुपया रोज में लोग परिवार चला रहे हैं। और एक दिन में 1 कुर्ता पजामा नहीं, एक दिन में 5 कुर्ते पजामे, 3 × 5 = 15, 1500 रुपया तो ड्राई क्लीनिंग में गए। यह अर्थशास्त्र कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं बताऊंगा। 15 × 45 महीने में हो गए। अगर बंडी नहीं धुलवाई तब 45,000 रुपया, और सूट भी बंडी भी धुलवा ली तो आधा लाख रुपया तो ड्राई क्लीनिंग में चला गया एक आदमी के। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं तो शबनम पांडे बता दे, ओंकार नाथ जी बता दे, कौन अपने घर में धोके चावल का माड़ लगा के खुद प्रेस कर रहा है। खाए अघाए लोगों को ननकू की आंख का आंसू नहीं दिखेगा,
खाए अघाए लोगों को रज्जाक के आंख का आंसू नहीं दिखेगा। मेरे हिसाब से गरीब की आंख का आंसू जहां गिरे वहां सत्ता का हाथ होना चाहिए। वो दिल्ली की सत्ता हो, पंजाब की सत्ता हो, केंद्र की सत्ता हो, यूपी की सत्ता हो, राजस्थान की सत्ता हो, चाहे झारखंड की सत्ता हो। लोकतंत्र का मतलब यही गांधी ने सिखाया, यही आजादी के लिए लड़ने वालों ने सिखाया।